बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CFT की तरफ मूव करेंगे और पिछले वीडियो के अंदर हमने VBT को देखा था। तो VBT और CFT दोनों एक दूसरे से डिफ़र करती हैं आइडियोलॉजी वाइज। VBT ये क्लेम कर रही थी कि मेटल और लिगेंड के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट होता है, जबकि CFT ये क्लेम करती है कि मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है वो प्योरली आयनिक होता है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एनर्जीज होती हैं उनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वेशन, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वेशन है। और वो कुछ इक्वेशन हमारे पास ये है कि जिसमें हम Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्जेस ले रहे होते हैं। लिगेंड भी एक पॉइंट चार्ज होता है, मेटल भी एक पॉइंट चार्ज होता है, और इनके दरमियान दोनों चार्जेस के सेंटर्स के दरमियान का फासला होता है। तो इस साफ जाहिर है जब इनको पॉइंट चार्जेस आप कंसिडर कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन यहाँ पे इंटरेक्शन इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को की रिफाइनमेंट से हमें जो पहचान करवाई जिन दो फिजिसिस्ट्स ने 1930 में, वो बैथी और वैन वैक था। उन्होंने जब अपनी स्टडीज़ पेश की तो उसके अंदर उन्होंने कलर्स को और कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन किया। और ये CFT भी तकरीबन उसी अदवार में या किसी हद तक उससे थोड़ा सा पहले VBT से पेश कर दी गई थी, लेकिन इसको इतनी ज़्यादा खातर खा जो फेमिलियरिटी है वो नहीं मिल सकी। उसके पीछे एक वजह ये भी एज्यूम की जाती है कि VBT ने उस टाइम जो बॉन्ड्स थे उन बॉन्ड्स को की फॉर्मेशन को अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन कर दिया था, सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन कर दिया था, जिस वजह से ये थ्योरी पीछे रह गई। लेकिन इसको फिर अपनी जगह बनाने में 20 साल लगे। तो आखिरकार 1951 में फिर जो केमिस्ट थे उन्होंने इस CFT को इस्तेमाल किया। पहले यही समझा जाता रहा कि ये CFT जो है ये फिजिक्स के लिए बनी है, जिस वजह से ये अपनी जगह ना बना सकी। तो लिहाजा बाद में फिर इनको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट जो थे उन्होंने इस्तेमाल में लाया और इससे फिर काफ़ी हद तक जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया गया। तो इसके बाद हम CFT को इसके पास्टुलेट्स को कंसिडर करेंगे। तो इसके 3 मेजर पास्टुलेट्स हैं, जिनमें पहले नंबर पे लिगेंड्स को पॉइंट चार्जेस के तौर पे ट्रीट किया जाता है। लिगेंड्स आर कंसिडर्ड टू बी पॉइंट चार्जेस। दूसरा इसका जो पास्टुलेट है वो ये है कि देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई भी मेटल है, साफ जाहिर है वो मौजूद है अगर, तो उसको अप्रोच कर रहा है कोई लिगेंड, अप्रोच कर रहा है, तो आप फिलहाल ये भूल जाएं कि मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। आप ये चीज़ जहन में लेके आएं कि लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो साफ जाहिर है कि जब इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो ये दोनों आपस में जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिपल्शन पैदा होगी, और उस रिपल्शन की वजह से
एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज हो जाती है। और यही चीज़ हमें फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देने में हेल्प करती है। तो तीसरा इसका जो पोस्टुलेट यहाँ पे बनता है वो ये बनता है, देयर इज रिपल्शन मेटल एटम, जिसकी वजह से एनर्जी इंक्रीज हो जाती है सिस्टम की। तो यहाँ पे इसको अगर आपने कंसिडर कर लिया इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अल्टीमेटली इनके दरमियान रिपल्शन पैदा होने जा रही है। तो आए अब हम देखते हैं कि डी ऑर्बिटल की कन्फिग्रेशन को लेते हुए, उसको देखते हुए कि जब हमारे पास एक फ्री मेटल आयन है, ये देखें फ्री मेटल आयन है, इसके गिर्द अभी किसी किस्म के कोई लिगेंड्स नहीं है, ये एक्स वाई है। एक्स वाई ऑर्बिटल को मैं इस तरह से प्रेजेंट करता हूँ कि ये इस एक्स एक्सिस के दरमियान और इस ऑर्बिटल के दरमियान जो कि डी एक्स वाई का है, इनके दरमियान 45 डिग्री एंगल है। इसी तरह से अगर मैं वाई जेड को कंसिडर करता हूँ तो वाई जेड भी यहाँ पे 45 डिग्री एंगल रख रहा है। इसी तरह से अगर मैं जेड एक्स को कंसिडर करता हूँ तो यहाँ पे भी ये ऑर्बिटल दोनों एक्सिस के बीच में है। इसका ये आपके पास डी वाई जेड है, ये डी जेड एक्स है। तो बाकी जो इसके दो और ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें इसका एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस तरह से ऑर्बिटल्स के ऊपर एक्सिस के ऊपर मौजूद होगा, और जबकि डी जेड स्क्वायर इस तरह से मौजूद होगा, इस तरह से यहाँ पे ऐसे। तो इन पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स के दरमियान डीजेनरेसी होती है। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, इन तमाम की एनर्जी एक जैसी होती है। तो तमाम की एनर्जी जब एक जैसी होगी तो फिर हम इसके बाद जो सेकंड अप्रोच लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स जो कि डीजेनरेट हैं और किसी भी मेटल एटम के सेंटर पे मौजूद हैं, अब उनको लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। तो आए देखते हैं हम कि लिगेंड्स किस तरह से अप्रोच करते हैं, कि मैं इसको रेज करना चाहूँगा। अब हमारे पास लिगेंड अप्रोच है कि लिगेंड जब अप्रोच कर रहा होता है तो क्या होता है, हम ये एज्यूम करते हैं कि फ़र्ज़ किया एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, और फ़र्ज़ किया मेरे पास ये एक ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है। तो इस ऑक्टाहेड्रल सिस्टम को मैं अगर एक क्यूब के अंदर बंद करूं, तो एक क्यूब के अंदर आप देखेंगे, आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो इसको क्यूब के अंदर बंद करेंगे तो एक फेस ऐसे आएगा, दूसरा फेस ऐसे होगा, कि ये सारे के सारे जो लिगेंड्स यहाँ पे मौजूद होंगे, एक क्यूब के 6 फेसेस को ये 6 लिगेंड्स टच कर रहे होंगे। तो आप बिल्कुल ऐसे समझें कि दो लिगेंड्स ऐसे एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे एक इधर से अप्रोच कर रहा है, एक्स एक्सिस पे दो लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। दो ऐसे लिगेंड्स जो आपकी तरफ फेस है और जो मेरी तरफ फेस है, इस फेस से अप्रोच कर रहे हैं, और दो ऊपर और नीचे वाले टॉप और बॉटम फेस से अप्रोच कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग, जिसमें एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई और जेड माइनस जेड, तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स हैं, तीनों के तीनों डायमेंशंस हैं, दोनों पहलुओं से, तो वहाँ से लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं। तो जब लिगेंड्स अप्रोच करते हैं एक किसी भी क्यूब, देखिए ये 4 फेसेस हैं, दो फेसेस ये हैं टॉप और बॉटम का, राइट और लेफ्ट का।
तो यहाँ से ऐसे लिगेंड्स अप्रोच करते हैं। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस बिल्कुल यहाँ से ऐसे होगा, यहाँ से एक इधर बोर्ड से टूवर्ड्स द व्यूअर होगा और दूसरा बिहाइंड द बोर्ड। तो उसको मैं यहाँ से ऐसे शो करा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये x और y प्लेन के ऊपर ये dxy और dx² और y² ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, और इसी तरह से dz² के ऊपर भी मौजूद है। ज्ञान या लेती खड़ो तो हम यहाँ पे इसको कंपेयर करते हैं। फर्ज किया मैं अब यहाँ पे जो x² और y² का ऑर्बिटल है उसका एक लूप ले लेता हूँ, और वही देखें ये मेरे पास उसका ये लूप है, और दूसरा मैं लूप ले रहा हूँ dxy का, एक ही लूप ले रहा हूँ, और dxy यहाँ पे ये dx² y² है। तो देखिए जब इस एक्सिस से लिगेंड अप्रोच करेगा और z² इधर होगा, तो आप देख रहे हैं कि x² y² के ऊपर और z² के ऊपर लिगेंड और मेटल के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगी dxy के कंपैरिजन में। क्यों? dxy इन दोनों एक्सिस के बीच में होता है, लिगेंड से दूर होता है, दूर होने की वजह से यहाँ पे रिपल्शन कम होती है एज कंपेयर टू dx² y² एंड dz² ओरिएंटेशन। तो जिस वजह से इसकी एनर्जी रेज हो जाती है। हम कहते हैं कि dx² y² की एनर्जी रेज हो जाती है dxy से। इसी तरह अगर आप z² को देखें तो z² भी इसी तरह से इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो हमारे पास ये एनर्जी की स्प्लिटिंग के दो पैटर्न आ जाते हैं। कौन कौन से? dx² y² की एनर्जी ज़्यादा होती है और dz² की एनर्जी ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है? dxy से, dyz से और dzx से। तो हमारे पास दो सेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं। एक यहाँ पे सेट प्रोड्यूस होता है जिसको हम डबली डीजनरेट सेट कहते हैं, EG का नाम देते हैं ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के अंदर, और इसको हम T2G का नाम दे देते हैं। ठीक है। तो आए हमने अभी ये पिक्टोरियल डायग्राम जो देखी है उसकी मदद से जब ये लिगेंड अप्रोच कर रहे होते हैं तो उसको अब हम देखते हैं कि वो किस तरह से ये स्प्लिटिंग पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। इसको मैं रेज करना चाहूँगा। तो देखिए ये हमारे पास उस मेटल के d ऑर्बिटल से जब मेटल फ्री आयन था, कोई लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा था। जो ही लिगेंड अप्रोच करता है तो एनर्जी इनकी रेज हो जाती है कि जब लिगेंड एटमॉस्फेयर होता है उसके गिर्द, मेटल के गिर्द, तो आपके पास उसकी एनर्जी ऐसे रेज हो जाती है। तो फिर ये जो दो सेट बन रहे हैं लिगेंड जब अप्रोच कर लेते हैं तो दो सेट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं। एक ये ट्रिपली डीजनरेट होता है और एक ये डबली डीजनरेट होता है। इन दोनों के दरमियान आपको ये गैप नजर आ रहा है। तो ये स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहलाती है। और हमारे पास ये मेटल आयन जिसको लिगेंड एटमॉस्फेयर ने घेरा हुआ है, इसकी भी एक एनर्जी होती है, और इसकी एनर्जी से ट्रिपली डीजनरेट सिस्टम की एनर्जी -0.4 डेल नॉट कम होती है, और जबकि इस EG की +0.6 डेल नॉट कम होती है। ये डेल नॉट ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के लिए है और ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो जो मेटल होता है, जिस मेटल को इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड ने घेरा होता है,
तो उसके अंदर आप देखते हैं कि एनर्जी रेज हो गई, और ट्रिपली डीजनरेट का जो सेट है इसके कंपैरिजन में ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो माइनस में शो हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। जबकि इसको आप बैरी सेंटर का नाम देते हैं। इस बैरी सेंटर से डबली डीजनरेट की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ये लेस स्टेबलाइज्ड होता है ये वाला सेट, और ये मोर स्टेबलाइज्ड होता है। तो हम ये दरमियान में जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम इस इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें लैम्डा दिया गया हो तो हम लैम्डा की मदद से एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, या इस इक्वेशन की मदद से भी कर सकते हैं। आपको पता है कि वेव नंबर का लैम्डा के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। ये डेल नॉट आपके पास 10 dq के बराबर होता है। dq को डेसी क्वांटा बोला जाता है। यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के यूनिट्स हैं। तो अगर आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करना चाहें किसी भी सिस्टम के लिए, तो हमारे पास उसका ये फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g ऑर्बिटल्स मल्टीप्लाइड विद देयर स्टेबलाइजेशन एनर्जी प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg सेट मल्टीप्लाइड विद देयर डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी प्लस n प्राइम p। अब याद रखें स्टूडेंट्स कि आपके पास ये तो आपको क्लियर हो गया कि T2g के जितने अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उसको आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, और Eg के अंदर जितने होंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने देखना है कि n प्राइम क्या है और p क्या है। तो n प्राइम हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ पेयरिंग कॉज्ड बाय द लिगेंड्स, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कॉज्ड बाय लिगेंड्स। लिगेंड आके कितने इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाता है, और p पेयरिंग एनर्जी के लिए स्टैंड करता है। पेयरिंग एनर्जी को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि ये वो वाली एनर्जी होती है which is required to cause an extra pairing. The energy required to cause an extra pairing is called pairing energy. अब इस पेयरिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के दरमियान आप एक रिलेशन जब डेवलप कर लेते हैं तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिगेंड कौन सा अप्रोच कर रहा है। साफ जाहिर है कि अगर ये स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो स्प्लिटिंग ज़्यादा आपके पास कब होती है, जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है। देखिए लिगेंड स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसकी रिपल्शन ज़्यादा होगी, रिपल्शन ज़्यादा होने से एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा। आप कहेंगे कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी अगर पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है तो आपके पास इस केस में जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। जबकि इसके रिवर्स में क्या होगा कि अगर ये स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से कम हो जाती है तो फिर आपके पास वीक लिगेंड होगा। वीक लिगेंड का क्या मतलब होता है कि रिपल्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती लिगेंड के बीच में, और डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में इतनी रिपल्शन नहीं होती। रिपल्शन ना होने की वजह से एनर्जी इतनी ज़्यादा रेज नहीं होती, एनर्जी ज़्यादा रेज ना होने की वजह से इतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं होती, और स्प्लिटिंग ना होने की वजह से आपके पास पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। और पेयरिंग एनर्जी जो ही ज़्यादा होती है तो आप कहते हैं कि अप्रोच करने वाला जो लिगेंड है ये वीक है। तो हमारे पास इसके केसेस हैं जिनको हम इनके अंदर कंसिडर करते हैं, तो उन केसेस को भी
मैं यहाँ पे आपको बताता चला जाता हूँ कि जिसके अंदर हम लिगेंड की स्ट्रेंथ को कंसिडर करते हैं और जिसके अंदर नहीं करते, तो याद रखें कि एक हमारे पास केस ए है। केस ए के अंदर D1, D2, D3, D8, D9 और D10। इस केस के अंदर लिगेंड स्ट्रेंथ इज नॉट कंसिडर्ड। उसकी वजह कि ये कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न ऐसा होता है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, उसने D1 के ऊपर कोई असर नहीं डालना, D2 के ऊपर भी उसका कोई असर नहीं होता, D3 के किसी किस्म का कोई पेयरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अराइज नहीं होता। D के अंदर जितने हैं, स्ट्रॉन्ग हो वीक हो, वही पैटर्न रहेगा। D9 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो वीक लिगेंड हो, यही पैटर्न रहेगा। जबकि जिस केस के अंदर, जो कि बी केस है, जिस केस के अंदर आप लिगेंड स्ट्रेंथ को कंसिडर करते हैं, वो आपके पास D4 सिस्टम है, D5 है, D6 है और D7 है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड मैटर करता है। इज कंसिडर्ड। स्ट्रॉन्ग होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, वीक होगा तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ईजी के अंदर ही रहेगा, स्ट्रॉन्ग होगा तो ईजी वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ जाएंगे, वीक होगा तो अनपेयर्ड ही रहेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो सारे के सारे नीचे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास दो केसेस अराइज होते हैं जहाँ से हम इसकी स्ट्रेंथ को कंसिडर करते हैं। तो इसके बाद जब हमने ये स्केच सारा बना लिया, मैं इसको रेज करना चाहूँगा। तो देखिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है टाइटेनियम का, और ये हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 4 है, तो मतलब ये D0 सिस्टम है। तो इस केस के अंदर हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी आपने लास्ट डायग्राम के अंदर देखा कि एनर्जी जब फ्री मेटल आयन होता है तो उसकी एनर्जी कम होती है, जैसे ही लिगेंड आता है एनर्जी रेज कर जाती है, फिर उसके दरमियान स्प्लिटिंग हो जाती है। तो इसके कंपैरिजन में अगर हम टाइटेनियम का हेक्साफ्लोरो कॉम्प्लेक्स कंसिडर कर लें, तो उसके अंदर सपोज ये 4 हमारे पास फ्लोराइड लगे हुए हैं और 2 ये हैं। मैं फ़र्ज़ किया इसको कह देता हूँ कि मेरे पास ये इसका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ये x है तो ये -x होगा, ये y है तो ये -y होगा, ये z है। ये बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के तहत जिसके अंदर आपने एक ऑक्टाहेड्रॉन को एक क्यूब के अंदर फिट किया था। तो कहता है कि ये हमारे पास क्रिस्टल फील्ड का कि बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप देखते हैं कि ये आपके पास 5 ऑर्बिटल्स हैं। जो ही लिगेंड फ्लोराइड आता है एनर्जी इसकी रेज हो जाती है, एनर्जी रेज होने के साथ ही इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। तो कह रहा है ये जो स्प्लिटिंग हो रही है दर हकीकत ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की ये बेसिक आपके पास फीचर है कि इसने इनकी स्प्लिटिंग करानी है, और जिसको आप क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का नाम दे रहे थे। तो अगर आप इसको कि लिगेंड जिस तरह से अप्रोच कर रहे हैं और इनकी एनर्जी को रेज करके और ये इसके अंदर स्प्लिटिंग पैदा करवा रहे हैं, तो अगर आपके पास ये इसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो रहा है तो हमारे पास एक एनोलॉजी है। उस एनोलॉजी के अंदर आप सेंट्रल मेटल एटम को एक स्पंज बॉल की तरह कंसिडर करें और हार्ड बिलियर्ड बॉल्स को आप लिगेंड्स के तौर पे ट्रीट करें। तो मैं यहाँ पे उसकी अगर डायग्राम बनाना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे बनाऊँगा कि ये आपके पास स्फेरिकल स्पंज है जिसके अंदर जो
इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। तो जो ही लिगेंड्स अप्रोच करते हैं, ये लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं इसको हर तरफ से ऑक्टाहेड्रन सिस्टम की तरह कि ये मेटल है सराउंडेड बाय लिगेंड्स, ये फ्री मेटल आयन था। तो आप देखेंगे कि हार्ड बिलियर बाल्स क्या करेंगे कि इस स्पंज के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे तो इसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाएगी। कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे आएगी? अगर इधर से आएगा तो ये इस तरह से अंदर चला जाएगा, अगर इधर से आएगा तो इस तरह से ये अंदर स्पंज जो है वो धंस जाएगा, इधर से भी ऐसे ही होगा और इस तरफ से भी ऐसे ही होगा। तो आपके पास इसका जो नया पैटर्न आएगा वो नया पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। आप उस नए पैटर्न को इस तरह से जाहिर कर सकते हैं कि आपके पास ये यहाँ से अंदर की तरफ चला गया, यहाँ से बिलियर्ड बाल ने इसको अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया और इधर से। तो ये चार आपको नज़र आ रहे हैं एक ही प्लेन के अंदर। तो एक इधर से इसको अंदर की तरफ जो है इसके अंदर डिप्रेशन पैदा कर देगा और एक बिहाइंड द बोर्ड इसके अंदर डिप्रेशन पैदा कर देगा। तो यहाँ पे दो रीजन्स पैदा हो रहे हैं। एक ये वाला रीजन है जहाँ पे एनर्जी रेज हो जाती है, और एक ये वाला रीजन है जहाँ पे एनर्जी के अंदर किसी किस्म की कोई इंक्रीज नहीं आती। एनर्जी इज नॉट इंक्रीज्ड। आप इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि जो ही उनको आप पीछे हटाएंगे तो इस स्पंज के अंदर जो एक टेंशन क्रिएट हुई थी वो दोबारा से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर कर लेगा, ओरिजिनल अपनी कंडीशन को रिस्टोर कर लेगा। तो लिहाजा इन जगहों पे आपको एनर्जी के अंदर इंक्रीमेंट नज़र आती है। यही वजह है कि आप इनको dx² y² और dz² के प्लेन्स के अंदर कंसिडर करते हुए कह रहे होते हैं कि यहाँ से एनर्जी रेज हो जाती है, और यही वजह है कि dx² और y² और dz² एनर्जी में रेज कर जाते हैं। अगर आपके पास ये x² और y² प्लेन था तो z² के अंदर ये इधर से आप यहाँ से जो इसके अंदर टेंशन क्रिएट कर रहे हैं उस वजह से, तो लिहाजा ये जो इसके एंड्स बल्ज आउट हुए हैं ये इन ट्रिपली डीजनरेट सिस्टम्स को प्रेजेंट करते हैं कि जहाँ पे किसी किस्म की कोई एनर्जी इंक्रीमेंट नहीं आती। तो जब ये एनर्जी इंक्रीमेंट आप यहाँ पे नहीं देखते तो आपके पास इसी वजह से ये कंपैरेटिव टू दिस डीजनरेट सिस्टम ये ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होता है। कितना स्टेबलाइज्ड होता है आपको ये बताया गया है 0.4 डेल नॉट, इतनी एनर्जी इसकी कम हो जाती है, मतलब ये स्टेबलाइज कर जाता है। और डबली डीजनरेट सिस्टम डीस्टेबलाइज हो जाता है एज कंपेयर टू दिस बैरी सेंटर। ओके, तो अगर हम इस हेक्साफ्लोरो टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स के अंदर हम इसके अलावा आगे फिर टाइटेनियम का एक और कॉम्प्लेक्स ले लें जिसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अब +3 है, तो इसके अंदर D1 सिस्टम है। तो ये D1 सिस्टम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहना पसंद करेगा। तो गोया ये इलेक्ट्रॉन उस रीजन के अंदर है जो रीजन यहाँ से बल्ज आउट हुआ है, जहाँ पे एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं है, एनर्जी यहाँ पे लोअर्ड होती है, जैसे कि आपको यहाँ से डायग्राम से नज़र आ रहा है। तो इसी तरह D2 हो, D3 हो, तो ये सारे के सारे T2G के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहना पसंद करते हैं और किसी किस्म की कोई एनर्जी इंक्रीमेंट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी हमें जो प्रेडिक्ट करती है वो ये करती है कि जो मेटल आयंस होते हैं वो स्फेरिकल चार्ज डेंसिटी होती है, उनका स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जबकि हमें CFT इस बात को एडमिट करती है कि किसी किस्म का स्फेरिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नहीं होता,
स्फेरिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, हमारे पास ये D1 सिस्टम, D2 सिस्टम, D3 सिस्टम, इनके अंदर स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है। तो इसके अंदर स्टेबलाइजेशन आने की वजह यही बल्जिंग आउट पॉइंट है, जहाँ से सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है बजाय इंक्रीज होने के, जबकि जहाँ पे आपको एक डिप्रेशन कॉन्स्ट्रिक्शन नज़र आ रही होती है वहाँ से एनर्जी रेज कर जाती है उस सिस्टम की। तो यही वजह है कि CFT एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक कैलकुलेशंस अंडर एस्टिमेट करती हैं ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस को, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिंपल जो कॉन्सेप्ट है वो नॉन स्फेरिकल इसको कंसिडर कर रहा था, स्फेरिकल कंसिडर कर रहा था। तो मतलब आपके पास D इलेक्ट्रॉन्स आ जाने की वजह से ये नॉन स्फेरिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पैदा हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कॉन्सेप्ट था CFT के साथ जुड़ा हुआ, जो बेथियर और वैन वैक ने दिया था, उनके मुताबिक कि ये नॉन स्फेरिकल जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है CFT के अकॉर्डिंग ये एग्जिस्ट करता है। तो अभी हम मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर इसी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा, आपके बुक में जो टेबल दिया गया है उस टेबल को मैं यहाँ पे ड्रा करना चाहूँगा। तो इन्हीं कैलकुलेशंस को यूज़ करते हुए एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई होके 0.8 वैल्यू हो जाएगी, 3 हो जाएंगे तो -1.2 हो जाएगा। तो इसी सीक्वेंस को हम देखते हैं, इसको मैं रेज करना चाहूँगा। तो देखिए मेरे पास ये सिस्टम है, सिस्टम में ये मेरे पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है जब लिगेंड वीक फील्ड है। तो देखिए हमारे पास D1 सिस्टम है, D2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और D10। इसके अंदर एनर्जी आपको -0.4 मिलती है, यहाँ पे इसका 2 गुना हो जाएगी, इसके अंदर 3 गुना हो जाएगी, और इसके अंदर कम हो के दोबारा से 0.8 हो जाएगी, और यहाँ पे आपके पास ये यहाँ पे कम हो के 0.6 हो जाएगी, और यहाँ पे 0 हो जाएगी। 0 क्यों होगी? आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर इधर हैं तो आपके पास ये प्लस का 1/2 हो जाएगा। क्यों? 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आंसर आपके पास ये आ जाएगा। जबकि ट्रिपली डीजेनरेट सिस्टम के अंदर ये 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये -1/2 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। तो यही सीक्वेंस आपको आगे भी देखने को मिलता है। यहाँ पे फिर दोबारा D1 की तरह -0.4, इस तरह से आपके पास 0.8, ये -1.2, 0.6 और ये फिर 0। आपके बुक के अंदर ये माइनस साइन उसने नहीं लगाया हुआ, तो ये मैं माइनस साइन इसलिए लगा रहा हूँ कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के अंदर किसी भी मेटल की जो स्टेबिलिटी होती है वो इस नेगेटिव साइन से डिनोट की जाती है। जितनी ये ज़्यादा लार्ज नेगेटिव वैल्यू होती है आपका वही वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब मैं अगर इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए कंसिडर करूं, इसी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच के तहत, तो ये देखें ये डबली डीजेनरेट है। इसी तरह आप इनको बना लें, तो देखिए D4 है तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग के नतीजे में इसकी आपको जो एनर्जी मिलेगी 1.6 मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे T2G के अंदर रह रहे हैं और ये चारों के चारों माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके -0.4 के साथ आपको ये वैल्यू दे रहे होंगे।
इसी तरह D5 के अंदर सारे के सारे इसके अंदर ही रहना पसंद करेंगे, वैल्यू आपके पास 2 तक चली जाएगी। और आपके पास जो D6 है, D6 के अंदर सारे के सारे इधर ही होंगे, क्योंकि फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो बीच में इनके गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ईजी सेट के अंदर नहीं जा पाते। आपके पास यहाँ पे 2.6 आ जाएगी। और इसी तरह से इस केस के अंदर आपको ये -1.8 मिल जाएगी। अब अगर किसी एनालॉजी दे दी जाए कि अगर कोई आपको मेटल सिस्टम दे दिया जाए और कहा जाए कि बताएं इनके अंदर से कौन सा ज़्यादा स्टेबल सिस्टम होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा, तो जिसकी लार्ज नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है, दिस विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर 3 रेफरेंसेस। तो बाकी जो रेफरेंसेस होंगे उनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो उसने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं यूज़ किया तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो अगर उसने उसके बगैर ही कर दिया तो आप उसको ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।